हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो चलिए, अब आपको एक नई चीज ध्यान से समझेंगे। अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की अकाउंटिंग के बारे में समझाते हैं। बात कर रहे हैं हम अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के बारे में कि उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बुक्स में है ही नहीं। तो जो भी चीजें बुक्स में होती हैं उन्हीं को आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए जब वो उनसे कुछ पैसा रियलाइज होगा तो हम उसी की एंट्री करेंगे, बाकी किसी की भी एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उससे पैसा रियलाइज हो रहा है तो ये एक गेन के रूप में दिखाई दे रहा है। इसका नेचर क्या होगा? इट इज इन द नेचर ऑफ गेन। तो इसको हम वहां पर रियलाइज करके दिखाएंगे। और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को या फिर अगर कोई असेट्स जो अनरिकॉर्डेड असेट्स है और वो कोई पार्टनर लेके जा रहा है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यानी कि उसकी पेमेंट के रूप में जो चीज आ रही है वो क्या होगी? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर से उसकी पेमेंट ले ली जाएगी। तो जो पार्टनर से रिलेटेड जितना भी अमाउंट होता है उसके अकाउंट को हम विदाउट एनी कैश और बैंक किए हुए सिर्फ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करते हैं। ये बातें आपको पता है। व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज पेड, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को अगर आप पे करते हैं तो बस आपके लिए टू बैंक करके इसकी पेमेंट करनी है, और ये एक लॉस के रूप में आपके पास है। इसका नेचर सिर्फ लॉस के रूप में है। यानी कि अनरिकॉर्डेड है तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं किया और डायरेक्ट इसकी पेमेंट कर देते हैं। और अगर कोई लायबिलिटी टेक्स ओवर कर लेता है कोई पार्टनर, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं उससे। ये सारी बातें कैसे करते हैं? और एक और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो रही गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स इज गिवन अगेंस्ट ए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड असेट्स को अगर सेट ऑफ करते हैं हम, तो उसके लिए कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। उसके लिए कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी, वो ऑटोमेटिक बाहर ही कैंसिल हो जाएगी। कि अगर किसी आदमी को 10,000 रुपए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के रूप में देने थे और हमारे पास कोई भी असेट्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के रूप में, चाहे 1 लाख की थी चाहे 2 लाख की थी, उसको 10,000 रुपए के अगेंस्ट में दे दी, तो उसकी भी कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी रियलाइजिंग अमाउंट 10,000 ही कहलाएगा। तो चलिए अब और इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात होती है कि अगर हम असेट्स को रियलाइज करते हैं, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, किसी भी तरह की असेट्स होगी, तो आपके पास एक ही एंट्री होगी। वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि असेट्स जितनी भी थी उनका नाम रियलाइजेशन हो चुका है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये वाली एंट्री आपके सामने समझ में आ गई हो। और अगर कोई असेट को कोई कंसर्न पार्टनर ले जाता है तो बैंक की जगह कंसर्न पार्टनर का नाम आ जाएगा, कंसर्न पार्टनर अकाउंट, उसने टेक ओवर कर ली। क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ सर, समझ में आ गई है। और कोई असेट, ध्यान से सुनेंगे आप ये वाली पार्ट को, अगर कोई असेट, कोई भी असेट चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, उसको किसी क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए, एक असेट्स को किसी क्रेडिटर की पेमेंट के लिए, कोई आउटसाइडर की पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। यानी कि कोई क्रेडिटर आपसे पैसे जिसको लेने हैं, उसको आप पैसे की जगह कोई असेट का पेमेंट कर देते हैं, असेट के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। यानी कि उसको आपके पास जो कंप्यूटर पड़ा है, ये कार पड़ी है, जिसको आपने डिसोल्यूशन के टाइम पे बेचना ही है, उसको दे दिया। तो इस केस में देयर इज अ नो एंट्री। ऐसा क्यों होगा, इस बारे में बात करते हैं। क्योंकि जब असेट आपके पास जो थी, उस असेट को आपने क्या नाम दे दिया था? आपने उसको नाम दे दिया था रियलाइजेशन। जब आपने असेट को नाम दिया था रियलाइजेशन अकाउंट टू असेट, ये ट्रांसफर कर दी थी असेट, और आपने जो क्रेडिटर था उसको भी ट्रांसफर कर दिया था इस एंट्री से, क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। तो आपके पास क्रेडिटर्स का नाम भी रियलाइजेशन है और असेट का नाम भी रियलाइजेशन है। तो आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो आप एक्चुअली रियलाइजेशन को पेमेंट करेंगे। और रियलाइजेशन को पेमेंट किस चीज की करेंगे?
असेट की करेंगे तो असेट का नाम भी रियलाइजेशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? असेट का नाम भी रियलाइजेशन है, तो ये एंट्री बन जाएगी। तो इस एंट्री करने का कोई भी तात्पर्य नहीं है, इससे कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। तो ये तो एंट्री आपस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो गई है, तो ये एंट्री हम नहीं करते हैं। ये बात अब आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि जब हमने असेट को ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, तो असेट का नाम भी रियलाइजेशन अकाउंट बन चुका था। और जब हमने क्रेडिटर्स को भी, क्योंकि हमारी एक लायबिलिटी है, उन लायबिलिटी को भी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डाल के क्लोज किया जाता है। तो यानी कि लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर्स का भी नाम अब रियलाइजेशन हो गया। अगर क्रेडिटर्स को असेट के थ्रू पेमेंट की जाती है, असेट दे दी जाती है उसको, तो क्रेडिटर्स का नाम भी रियलाइजेशन है और असेट का नाम भी रियलाइजेशन है, तो दोनों की एंट्री कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह की एंट्री कोई भी नहीं की जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इससे रिलेटेड कैसे एंट्री की जाती है, कौन से केस में एंट्री की जाती है, वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। उसके बाद बात करेंगे फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। तो अगर हम किसी भी तरह की लायबिलिटी, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, उसके सेटलमेंट कैसे करते हैं? टू कैश करके या टू बैंक करके। तो ये एंट्री मैंने आपको बता दी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और अगर कोई लायबिलिटी को कोई पार्टनर, यानी कि आपने अगर किसी लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, तो आप क्या करोगे? आपके लिए एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर किसी पार्टनर ने लायबिलिटी अपने ऊपर एग्री कर लिया कि मैं इसको सेटल कर दूंगा, तो कंसर्न पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा कैश की जगह। क्या बात समझ में आ गई है? हाँ सर, समझ में आ गई है। तो बस यही बात करनी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कुछ चीजें साइलेंट होती हैं क्वेश्चंस में, उस चीजों को डिफॉल्ट की तरह से ही हम यूज करेंगे कि अगर किसी भी असेट्स, ध्यान से सुनेंगे, अगर किसी भी असेट से कोई भी अमाउंट, रियलाइज्ड अमाउंट नहीं दिया जाता है क्वेश्चन में, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में फर्नीचर है, व्हीकल्स हैं, डेटर्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, मगर इससे रिलेटेड कोई अमाउंट नहीं दिया जाता कि फर्नीचर बेच के हमको इतना पैसा आया, व्हीकल बेच के या डेटर्स स्पेसिफिक नहीं कहा जाता, तो हम ये समझते हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो गई और इनसे कोई भी अमाउंट रियलाइज्ड नहीं हुआ, तो इसका मतलब कोई भी अमाउंट रियलाइज नहीं की एंट्री कोई नहीं करते हम। एंट्री करने के लिए आपको पता है बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट होता है, क्योंकि असेट का नाम रियलाइजेशन हो चुका है। मगर यहां पर उससे रिलेटेड कोई अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हम ये डिफॉल्ट मानते हैं, ऐसा हम साइलेंट फीचर ये है इसका कि ये हम मानेंगे कि इनसे कोई भी, इनको बेचकर कोई भी अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ। बट इसके अगेंस्ट में अगर कोई लायबिलिटी के लिए ऐसा कुछ लिखा होता है कि वहां पर कोई लायबिलिटी गिवन है और उससे रिलेटेड कोई भी अमाउंट उसकी पेमेंट करने के लिए नहीं दिया गया है, तो भी हम उसको एज्यूम करेंगे कि इसकी जो बुक वैल्यू है उसी से इसकी पेमेंट जाएगी। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स की पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो भी आपको क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। ये एक साइलेंट फीचर है। मैं दोबारा से बताता हूं, असेट के लिए अगर कोई भी गिवन नहीं है अमाउंट, कोई भी अमाउंट गिवन नहीं है, तो असेट्स को उसकी नील वैल्यू से रियलाइज माना जाता है। और अगर लायबिलिटी के अंदर कोई भी अमाउंट गिवन नहीं है कि इसकी पेमेंट की है या नहीं की है, तो उसकी बुक वैल्यू से उसकी पेमेंट करके दिखानी पड़ेगी। यानी कि क्रेडिटर्स की अगर पेमेंट क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि उसको कितनी गई है, तो ये माना जाएगा कि उसकी वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिखा रखी है उतनी ही वैल्यू से उसकी पेमेंट कर दी जाएगी और एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वाली एंट्री। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो नॉर्मल कोर्स में ये बातें आपको टेक्निकल ग्राउंड पे ध्यान रखनी पड़ेगी। अब एक केस में जो अभी आपको मैं समझा रहा था कि रियलाइजेशन यानी कि किसी क्रेडिटर्स को अगर हमने कोई एसेट दे दी तो कोई एंट्री नहीं होगी, मगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी जो क्रेडिटर्स है उसका अमाउंट कुछ ज्यादा है, मान लीजिए 25,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं और उसको एक एसेट दे दी जाती है जिसकी वैल्यूएशन एसेट है 20,000 रुपए की, मगर उसकी आज की करंट की जो वैल्यूएशन है यानी कि उसको 18,000 पे दे दी जाती है वो, तो 25,000 में 18,000 की कोई भी एंट्री नहीं होगी,
मगर जो बैलेंस है, अगर क्वेश्चन ने लिखा है कि बैलेंस उसको कैश में पेमेंट कर दी जाती है तो अलग से एक एंट्री की जाएगी। यानी कि आपके पास, दोबारा से समझाता हूं इस बात को, कि अगर आपको किसी क्रेडिटर्स को 25,000 रुपीज देने हैं, 25,000 रुपीज क्रेडिटर्स को देने हैं, और इसमें से आपने इसको स्टॉक दे दिया जिसकी बुक में वैल्यू 20,000 दे रखी है, मगर आपने इसको 18,000 में दे दिया हो, इसका मतलब 7,000 रुपीज इसको अभी भी पे करने हैं, और क्वेश्चन ने बोला इसको हमने कैश पे कर दिया, तो आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा, 7,000 रुपीज। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बस यही बात समझानी थी कि अगर आपके पास रियलाइजेशन करते वक्त क्रेडिटर्स को स्टॉक की पेमेंट या कोई भी एसेट की पेमेंट कर दी जाती है, स्टॉक के थ्रू या कोई भी एसेट के थ्रू पेमेंट की जाती है, तो उससे रिलेटेड एंट्री नहीं करते। बाकी बैलेंस अमाउंट के बारे में कुछ लिखा होता है तो उसकी एंट्री आप करते हैं। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, इंपॉर्टेंट बातें थी, वो मैंने आपको समझा दी हैं। उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी। चलिए, थैंक यू। अगली क्लास में एक और नया मैटर लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको शुरू से बताया कि कुछ टेक्निकल चीजें हैं, तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी। थैंक यू।